हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। काफ़ी लंबे टाइम के बाद हम ये वीडियो ला पा रहे हैं। बीच में कुछ कमिटमेंट्स ऐसे हो गए थे कि वीडियो नहीं बन पाए। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की सीरीज में हम पार्ट 3 यानी कि इंसिडेंटल प्रोसीडिंग पर बात कर रहे थे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। पार्ट 3 बात करता है इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स यानी कि कमीशंस के बारे में। सेक्शन 75 से 78 और ऑर्डर 26 इसके बारे में बात करते हैं। ये इसका वीडियो नंबर 4 है। पहले के 3 वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर उनको आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को पॉज करें और पहले उनको देखें ताकि आपको सारे वीडियोस अच्छे से समझ में आए। आगे चलते हैं। एक हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं पीछे के तीनों वीडियोस का अपना। देखिए, सेक्शन 75 से 78 और ऑर्डर 26 यानी कि आदेश 26 ये बात करते हैं कमीशंस के बारे में। टोटल रूल 1 से लेकर रूल 22 तक ऑर्डर 26 में दिए गए हैं, जिनको हमने इस तरह से एग्रीगेट किया था कि अगर सेक्शंस को पढ़ें, इसका सब्सटेंटिव पार्ट जो है वो 75 से 78 है। कमीशंस टू एग्जामिन द विटनेस ये रूल 1 से लेकर रूल 8 तक आता है। कमीशन फॉर लोकल इन्वेस्टिगेशन रूल 9 से रूल 10C तक आता है। आपका कमीशंस टू एग्जामिन अकाउंट्स ये रूल 11 से और रूल 12 तक आता है। और कमीशंस टू मेक पार्टीशंस, जो पार्टीशन के सूट्स होते हैं उनके लिए जो कमीशन इशू किए जाते हैं, वो रूल 13 और 14 उसके बारे में बात करता है। और बाकी जनरल प्रोविजन है 15 से लेकर 22 तक। इससे पहले हम सेक्शन भी पढ़ चुके हैं, 1 से 8 भी पढ़ चुके हैं, 9 से 10C भी हमारा हो गया है और 11 से 12 भी हो गया है। आज हम बात करेंगे कमीशंस टू मेक पार्टीशन यानी कि रूल 13 से लेके रूल 14 तक, और जनरल प्रोविजन के बारे में बात करेंगे 15 से लेके 22 तक। देखिए, कमीशंस टू मेक पार्टीशन, जब कोई ऐसे मुकदमे जाते हैं जहाँ पे कुछ पार्टीशन करना होता है तो न्यायालय ऐसे में कमीशन इशू कर देता है और कमीशन एक पार्टीशन का प्लान तैयार करके कोर्ट को देता है कि ये इस तरह से इसको आप पार्टीशन किया जा सकता है। तो इसके बारे में जो प्रोविज़न दिया गया है वो सीपीसी में ऑर्डर 26, रूल 13 और रूल 14 में दिया गया। बेल एक्ट की डेफिनेशन पढ़िए यहाँ पे कि कमीशंस टू मेक पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसका पार्टीशन कैसे होगा? वेयर अ प्रिलिमिनरी डिक्री फॉर द पार्टीशन हैज़ बीन पास। मान लीजिए कोई पार्टीशन सूट था और उसमें एक प्रिलिमिनरी डिक्री पास कर दी है कोर्ट ने। प्रिलिमिनरी डिक्री क्या होती है? ऐसी डिक्री जिसके बाद आपके सारे राइट्स को कोर्ट डिसाइड नहीं करता है, वहाँ पे उसके बाद भी फर्दर को आपकी प्रोसीडिंग्स बच जाती हैं। डिक्री के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका डिफरेंस क्या होता है, डिक्री की टाइप क्या है, डिक्री ऑर्डर में क्या डिफरेंस है, इसका भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। तो जब कोई ऐसी प्रिलिमिनरी डिक्री पास कर दी जाती है तो कोर्ट में इन केस नोट प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 54, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए कि जो कि सेक्शन 54 में अगर जो बात नहीं दी गई है उसी केस में ये कर सकता है। क्या करेगा? इट इशू अ कमीशन टू सच पर्सन एज इट थिंक्स फिट टू मेक पार्टीशन। किसी ऐसे व्यक्ति को जो न्यायालय को उचित लगेगा वो पार्टीशन करने के लिए, बंटवारा करने के लिए कमीशन इशू कर देगा। सेपरेशन अकॉर्डिंग टू द राइट्स एज डिक्लेयर्ड इन सच डिक्री, जैसे कि इस प्रिलिमिनरी डिक्री के अंदर राइट्स बताए गए हैं उस तरह से पार्टीशन कर देगा। सेक्शन 54 क्या है? यह है अटैचमेंट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। जब आप एग्जीक्यूशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप अटैचमेंट एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। सेक्शन 54 क्या होता है कि जो जजमेंट डेटर है, जब उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाती है तो उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। कोर्ट उसको प्रोहिबिट करता है कि वो उस प्रॉपर्टी को ना तो ट्रांसफ़र कर सकता है ना ही सेल कर सकता है। तो ऐसे केसेस जो कि सेक्शन 54 में नहीं दिए गए हैं तभी उसका पार्टीशन हो सकता है। अगर वो 54 के हिसाब से अटैच कर ली गई है तो उसका पार्टीशन नहीं होगा। नियम 14 यहाँ पे क्या कहता है कि प्रोसीजर ऑफ कमिश्नर, यानी कि जो कमीशन जिस व्यक्ति को इशू किया गया है, जो पार्टीशन करने वाला है, यानी कि जो कमिश्नर है, द कमिश्नर सेल आफ्टर सच इंक्वायरी एज मे बी नेसेसरी। कमिश्नर क्या करेगा? देखिए, यहाँ पे कमिश्नर की ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है। जो कमिश्नर है
वो क्या करेगा कि एक इंक्वायरी करेगा एज में जैसा उसको उचित लगेगा, एंड ही विल डिवाइड द प्रॉपर्टी। भाई पार्टीशन करना है तो प्रॉपर्टी तो डिवाइड करनी पड़ेगी। कैसे करेगा? इनटू एज मैनी शेयर्स एज मे बी डायरेक्टली बाय द ऑर्डर अंडर विच कमीशन वाज इशूड। जिससे कि कमीशन इशू किया गया है उसमें उसी हिसाब से जितने शेयर बोला गया, अगर 3 है 4 है 5 है, वो उसको न्यायालय जब इशू करेगा तो बताएगा कि आपको इस प्रॉपर्टी को 3 पार्ट में पार्टीशन करना है, 4 में करना है, कितने लोगों में इसका बंटवारा होना है, इसको बताया जाएगा। एंड सेल अलॉट सच शेयर टू द पार्टी, जो पार्टीज को वो शेयर दे देगा। एंड मे इफ ऑथराइज देयर टू बाय द सेड ऑर्डर, अगर न्यायालय ने उसको ऑथराइज किया है उस आदेश से, अवार्ड सम्स टू बी पेड फॉर द पर्पज ऑफ इक्वलाइजिंग द वैल्यू ऑफ शेयर। अब मान लीजिए अभी कोई एक रोड के किनारे प्रॉपर्टी है, एक रोड से थोड़ा सा पीछे जाके प्रॉपर्टी है, तो दोनों की वैल्यू में डिफरेंस हो जाता है। तो इक्वलाइज करने के लिए एक कोई अवार्ड भी, एक पैसे का लेन देन या उसके बदले कोई वैल्यू देने का आदेश भी वो जारी कर सकता है कमिश्नर, अगर उसको कोर्ट के उस आदेश ने उसको ऑथराइज किया है। दूसरा क्या है उसका ड्यूटी यहाँ पे कि द कमिश्नर शैल देन प्रिपेयर एंड साइन द रिपोर्ट। देखिए वो रिपोर्ट को प्रिपेयर करेगा पार्टीशन के बाद, उसको साइन करेगा, ठीक है। और द कमिश्नर वेयर कमीशन वाज इशूड मोर देन 1 पर्सन, अगर एक से ज्यादा व्यक्ति हैं तो सभी साइन करेंगे, ठीक है। shall prepare and sign separate reports appointing the shares of each party, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति अलग से एक रिपोर्ट तैयार करेगा जो कमिश्नर है और वो साइन करेगा। एंड डिस्टिंग्विश ईच शेयर इफ सो डायरेक्टेड बाय द said order by meets and bounds, such report or reports shall be annexed to the commission and transmitted to the court, और उसे कोर्ट को दे देगा। वो एक रिपोर्ट हो सकता, अगर एक व्यक्ति को कमीशन इशू हुआ है तो एक रिपोर्ट हो जाएगी, अगर एक से ज़्यादा है तो ज़्यादा रिपोर्ट्स हो जाएंगी। आफ्टर हियरिंग एनी ऑब्जेक्शन विच द पार्टीज में मेक टू द रिपोर्ट्स और रिपोर्ट्स शैल कन्फर्म और वे सेट असाइड द सेम। अब पार्टी को अगर कोई ऑब्जेक्शन है कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर तो न्यायालय उस पर सुनवाई करेगा, तो या तो उसको कंफर्म कर देगा कि जो उस कमीशन ने बोला है वही सही है, हम उसे कंफर्म करते हैं, या उसको ऑब्जेक्शन सही लगते हैं न्यायालय को तो वो उसको सेट असाइड भी कर सकता है। वेयर कोर्ट कंफर्म्स और वेरीज द रिपोर्ट और रिपोर्ट्स इटसेल्फ पास अ डिक्री। देखिए कमीशन जब अपॉइंट हो जाता है तो कमीशन अपॉइंट होने के बाद उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही न्यायालय अपनी डिक्री देता है। In accordance with the same as confirmed or varied, but where court set aside the report, हमने वो भी ऊपर क्या बात की थी, हमने ऊपर बात की थी कि अगर न्यायालय उसे कंफर्म भी कर सकता है या उससे सेट असाइड, अगर कंफर्म कर देता है तो उसमें डिक्री पास कर देगा, लेकिन अगर कोर्ट उसको सेट असाइड कर देता है रिपोर्ट को, यहाँ हम बात कर चुके हैं रूल 14 या सब रूल 2 के लास्ट लाइन अगर आप देखेंगे, उसे अगर सेट असाइड कर देता है ऐसे रिपोर्ट को या उन कमिश्नर्स की रिपोर्ट को, इट सेल आइदर इशू ए न्यू कमीशन, या तो नया, भाई पार्टीशन तो करना है ना, उसके लिए क्या होगा एक नया कमीशन इशू कर देगा, और मेक सच ऑर्डर एज इट सेल थिंक फिट, या तो नया कमीशन इशू कर देगा या न्यायालय को अगर कोई और आदेश उचित लगता है तो वो वैसा आदेश इशू कर देगा वहाँ पे। तो ये रूल 13 और 14 में आपने देखा कि पार्टीशन के लिए कमीशन कैसे इशू होता है। अभी हम बात कर लेते हैं जनरल प्रोविजंस की 15 से लेके 22 तक। रूल 15 यहाँ पे क्या कहता है कि एक्सपेंसेस ऑफ कमीशन टू बी पेड इनटू द कोर्ट। देखिए कमीशन अगर इशू किया जा रहा है तो उसका खर्चा भी तो देना पड़ेगा ना किसी को, तो खर्चा कौन देगा भाई। बिफोर इशूइंग एनी कमीशन अंडर दिस ऑर्डर द कोर्ट मे ऑर्डर सच सम एज इट थिंक्स रीजनेबल फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ द कमीशन टू बी विद इन अ टाइम टू बी फिक्स्ड paid into the court by party at whose instance or for whose benefit the commission is issued। जिस पार्टी के बेनिफिट के लिए, ठीक है, या जिसके इंस्टेंस के लिए कमीशन इशू किया गया है, भाई वही खर्चा देगा ना जिसको फायदा मिल रहा है, ठीक है। तो उस व्यक्ति को न्यायालय जो आदेश देगा ऐसा कोई भी आदेश के बाद सत्सम, जैसा कि न्यायालय को उचित लगता है, ठीक है, जो रिजनेबल होता है वही किया जाता है इसमें,
और वो उसको कोर्ट टाइम डिसाइड करता है कि जी 3 दिन 4 दिन या 1 हफ्ते या 10 दिन में आप ये कोर्ट में जमा करा दो और फिर कमीशन अपना काम कर देगा। रूल 16 देखिए क्या कहता है कि पावर ऑफ कमिश्नर्स, भाई कमिश्नर की पावर क्या क्या होंगी यहाँ पे। एनी कमिश्नर अपॉइंटेड अंडर दिस ऑर्डर में अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड बाय द ऑर्डर ऑफ द अपॉइंटमेंट। यहाँ दो चीजें ध्यान देने की आपकी। पहला तो इसको नोट कर लीजिए कि कमिश्नर की पावर यानी कि जब कमीशन इशू होता है, वो कमीशन कोई पुलिस कमिश्नर नहीं है। जो किसी काम के लिए न्यायालय ने कमीशन इशू किया है सिविल केस में, उसकी पावर कहाँ दी गई है? ऑर्डर 26 का रूल 16। 10 कम कर दो उसमें से, 26 माइनस 10 16। 26 ऑर्डर है, रूल 16 है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए इसकी पावर क्या क्या है। एग्जामिन द पार्टी देमसेल्व्स एंड एनी विटनेस, भाई वो किसी पार्टी को भी एग्जामिन कर सकता है, विटनेस को भी एग्जामिन कर सकता है। whom they or any of them may produce or any other person whom the commissioner thinks proper to call upon give evidence। यानी कि वो एविडेंस लेने की पावर रखता है, वो किसी विटनेस को भी या किसी ऐसे व्यक्ति को अगर उसे उचित लगता है कि जो मैटर मेरे पास आया है, जो मैटर मुझे रेफर किया गया है, उसके लिए मुझे इस व्यक्ति का एविडेंस लेना जरूरी है, तो ऐसे व्यक्ति को बुला सकता है। call for and examine documents and other things relevant to subject of inquiry। भाई जिस इंक्वायरी के लिए उसको अपॉइंट किया गया है, दैट मे बी लोकल इन्वेस्टिगेशन, दैट मे बी पार्टीशन, या जो भी दिया गया है वो उस काम के लिए उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं। मान लीजिए किसी को अकाउंट्स के लिए दिया गया है, अकाउंट्स मैनेज करने के लिए, एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट्स के लिए, इंक्वायरी ऑफ अकाउंट्स के लिए, तो वो क्या करेगा? वो डॉक्यूमेंट्स मंगाएगा। तो उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है वो उनको मंगवा सकता है, या दूसरी जो भी रिलेवेंट चीजें। एट एनी रीजनेबल टाइम इंटर अपॉन और इनटू एनी लैंड और बिल्डिंग मेंशन्ड इन द ऑर्डर। किसी भी रीजनेबल टाइम पे, ऐसा नहीं है कि किसी और टाइम पे रात को 12-1 बजे किसी घर पहुंच के, किसी रीजनेबल टाइम के ऊपर वो उस प्रॉपर्टी में या उस बिल्डिंग में जिसका उसको कमीशन को काम दिया गया है उसमें वो इंटर कर सकता है। अभी 16A को और देखते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चंस ऑब्जेक्टेड टू बिफोर द कमिश्नर। मान लीजिए कमिश्नर के सामने कुछ क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन दिया गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप अधिवक्ता हैं तो भी आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए जहाँ पे कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो विटनेस के सामने रखा गया, ठीक है, और पार्टी ने उसको ऑब्जेक्शन किया, जैसे आप मूवीज में देखते हैं ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, और वहां पर भी जब कमीशन के सामने कोई विटनेस लिया जा रहा था तो किसी ने, जो पार्टी है, उसने उस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन ले लिया या उसके प्लीडर ने ले लिया। किसके सामने? कमिश्नर के सामने। अपॉइंटेड अंडर दिस ऑर्डर, जो आदेश के अनुसार जब कमिश्नर अपॉइंट किया गया था, कमिश्नर विटनेस से पूछताछ कर रहा था, तो जो क्वेश्चन विटनेस से पूछा गया उस पर ऑब्जेक्शन ले लेती है या तो पार्टी या उसका प्लीडर। द कमिश्नर सेल टेक डाउन द क्वेश्चन, तो कमिश्नर क्या करेगा? उस क्वेश्चन को लिखेगा अपने पास। द आंसर, द ऑब्जेक्शन एंड द नेम ऑफ द पार्टी, ऑब्जेक्शन का आंसर लिखेगा और पार्टी का नाम भी लिखेगा। और एज द केस में बी द प्लीडर सो ऑब्जेक्टिंग, या फिर जो प्लीडर के बारे में लिखा है जो उसको ऑब्जेक्ट कर रहा है। यह एक प्रोवाइजो दे दिया कि दैट द कमिश्नर शैल नॉट टेक डाउन द आंसर टू अ क्वेश्चन which is objected to on the ground of privilege but may continue with the examination of witness। ये देखिए कमिश्नर की पावर है, अगर उसको लगता है कि प्रिविलेज के ग्राउंड पे, कोई फायदा लेने के ग्राउंड पे उस पर ऑब्जेक्शन दिया गया है, तो ऐसे क्वेश्चन को नहीं लेगा, उसको अपनी रिपोर्ट में मेंशन नहीं करेगा और वो कंटिन्यू करेगा विटनेस का एग्जामिनेशन, leaving the party to get the question of privilege decided by the court and where the court decided that, यानी कि न्यायालय के ऊपर छोड़ देगा कि भाई इस क्वेश्चन का जो निपटारा है वो न्यायालय करेगा। और जहाँ पे कोर्ट डिसाइड दैट देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज, अगर कोर्ट बोल देता है कि इसमें कोई क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज नहीं है भाई, देन द विटनेस मे बी रिकॉल्ड बाय द कमिश्नर। मान लीजिए आज कोई कमिश्नर किसी को विटनेस को एग्जामिन कर रहा था
और वो क्वेश्चन उसको कमिश्नर को लगता है कि ये रिलेटेड टू प्रिविलेज है, यानी कि पार्टी उसमें प्रिविलेज लेना चाहती है, तो कोर्ट के पास जाए और कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो पर्सन जो क्वेश्चन है वो प्रिविलेज का है कि नहीं है। और वो कहता है कि ना जी इसमें तो कोई प्रिविलेज वाली बात हमें दिखाई नहीं देती, तो कमिश्नर साहब क्या करेंगे, कमिश्नर क्या है, विटनेस में बी रिकॉल्ड बाय द कमिश्नर, कमिश्नर साहब विटनेस को दोबारा बुलाएंगे एंड एग्जामिन बाय हिम और द विटनेस मे बी एग्जामिन बाय द कोर्ट, या तो वो खुद एग्जामिन करेगा या उस विटनेस को कोर्ट एग्जामिन कर लेगी, with the regard to the question which was objected to on the ground of privilege। कौन से क्वेश्चन पे एग्जामिन करेंगे, जिस पे ऑब्जेक्शन हुआ था और कमिश्नर साहब को लगा कि ये प्रिविलेज ले रहे हैं, वो न्यायालय में भेजा गया क्वेश्चन, न्यायालय बोला कि इस पे तो कोई प्रिविलेज वाली बात नहीं है, विटनेस को बुलाओ हम ही एग्जामिन कर लेते हैं, या फिर कमिश्नर साहब भी उसे बुला के एग्जामिन कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टेड क्वेश्चंस की बात करता है कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको टेक डाउन है करना है उसको, ठीक है, याद के, और ये भी मेंशन करना है किस पार्टी ने ऑब्जेक्शन किया है, किस प्लीडर ने ऑब्जेक्शन किया है, वो भी नोट डाउन करना है। सब रूल 2 कहता है यहाँ पे कि नो आंसर टेकन डाउन अंडर सब रूल 1 शैल बी रीड एज एविडेंस इन द सूट एक्सेप्ट बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, कि जो भी ऑब्जेक्शन है उसको एविडेंस के तौर पर मुकदमे में नहीं लिया जाएगा जब तक कि न्यायालय ऐसी अनुमति ना दे दे। ये आपका आदेश 16A हो गया। रूल 17 की बात करते हैं, ये बात करेगा अटेंडेंस एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बिफोर द कमिश्नर। द प्रोविजन ऑफ दिस कोड रिलेटिंग टू द समनिंग, अटेंडेंस एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस and to the remuneration of and the penalties to be imposed upon witness shall apply to the person required to give the evidence। देखिए ये बात कर रहा है कि जैसे हम जब ऑर्डर 16 पढ़ते हैं, हम जहाँ पे अटेंडेंस विटनेस को समन जाते हैं, और 18 में हम उसका क्या करते हैं, अटेंडेंस एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस करते हैं ऑर्डर 18 में। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि अटेंडेंस एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बिफोर कमिश्नर, और वहाँ हम आदेश 18 यानी कि ऑर्डर 18 में हम पढ़ते हैं अटेंडेंस एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इन दी कोर्ट। जो प्रोविजन दिया गया है सीपीसी के अंदर रिलेटिंग टू दिस समनिंग, अटेंडेंस एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, किसके सामने, कमिश्नर के सामने। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कहाँ पे ऐसा प्रिविलेज दिया गया है, कोई आपसे पूछता है कि समनिंग, अटेंडेंस एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस कहाँ दिया गया है, तो किसका दिया गया है, ऑर्डर 16 एंड ऑर्डर 18 में। 16 एंड 16A में समनिंग का दिया गया है, 18 में दिया गया है उसके एग्जामिनेशन के बारे में। लेकिन जब बात आती है कमिश्नर की यानी कि किसी कमीशन के सामने, तो वो कहाँ दिया गया है, रूल 17 ऑर्डर 26 एंड टू द रेम्यूनरेशन एंड ऑफ द पेनल्टीज टू बी इम्पोज्ड अपॉन द विटनेस, यानी कि कोई उसके ऊपर भाई पेनल्टी लगानी है, shall apply to the person required to give evidence or to produce document under this order, whether the commission is in execution of which they are so required has been issued by the court situates within or by a court situate beyond the limits of India. And for the purpose of this rule, the commissioner shall be deemed to be a civil court। तो वो जो कमिश्नर है वो भी उसके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है, चाहे वो आदेश जो कमीशन इशू किया गया है वो उस कोर्ट ने किया हो जो इंडिया में है, या जो इंडिया के लिमिट से बाहर है उसने किया हो। तो वहाँ पे जो कमिश्नर होगा ना, वो कमिश्नर आपका डीम टू बी सिविल कोर्ट, एक सिविल कोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ प्रोवाइजो क्या दे दिया इसने कि व्हेन द कमिश्नर इज नॉट अ जज ऑफ अ सिविल कोर्ट ही शैल नॉट बी कॉम्पिटेंट टू इम्पोज पेनल्टीज। अगर जो कमिश्नर है वो कोई जज नहीं है किसी सिविल कोर्ट का, तो वो कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो पेनल्टी इम्पोज कर सके। बट सच पेनल्टीज मे बी इम्पोज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सच कमिश्नर बाय द कोर्ट, लेकिन वो न्यायालय में एक एप्लीकेशन दे सकता है कि इसके ऊपर ये पेनल्टी लगाई जाए, ठीक है, जिसने कि कमीशन इशू किया था तो वो कोर्ट लगाएगी, या तो जो कमिश्नर है वो ही जज हो, अगर वो जज नहीं है तो वो कमिश्नर क्या करेगा, कोर्ट में एक एप्लीकेशन देगा कि ये पेनल्टी इस विटनेस के ऊपर लगा देनी चाहिए, तो वो पेनल्टीज कोर्ट उसके ऊपर लगा देगा। सब रूल 2 कहता है कि कमिश्नर में अप्लाई टू एनी कोर्ट
not being a high court within the local limit or whose jurisdiction a witness resides for issue of any process which he may find it necessary। देखिए, कमिश्नर साहब मान लीजिए किसी कोर्ट ने कमीशन इशू किया भाई आपका गुजरात में, और जो विटनेस है वो रिजाइड करता था दिल्ली में। तो जहाँ पे विटनेस रिजाइड करता है, जिस जुरिस्डिक्शन में, जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में विटनेस रिजाइड करता है, वहाँ पर भी कमिश्नर एक एप्लीकेशन दे सकता है कि ये प्रोसेस वहाँ पे कंप्लीट कर दी जाए। ठीक है। सच कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन, अपने खुद के विवेक के अनुसार, इशू सच प्रोसेस एज इट कंसिडर्स रीजनेबल एंड प्रॉपर। अगर उस न्यायालय को उचित लगता है तो वो कमिश्नर की एप्लीकेशन के ऊपर क्या कर सकते हैं, वो पेनल्टी लगा सकते हैं, लेकिन ये उसका डिस्क्रिशन है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऐसी। रूल 18, पार्टीज टू अपीयर बिफोर कमिश्नर। देखिए, वेयर कमीशन इज इश्यूड अंडर दिस ऑर्डर, यानी कि जब आदेश 26 के अनुसार एक कमीशन इशू कर दिया गया, कोर्ट शैल डायरेक्ट दैट द पार्टीज टू द सूट शैल अपीयर बिफोर द कमिश्नर इन पर्सन और बाय देयर एजेंट्स और प्लीडर। तो न्यायालय एक आदेश देगा कि भाई या तो पार्टी है वो कमिश्नर के पास स्वयं जाए या फिर उनके एजेंट्स और प्लीडर जाएं। वेयर ऑल और एनी ऑफ द पार्टीज डू नॉट सो अपीयर, मान लीजिए कि कोई एक पार्टी या सभी पार्टीज नहीं अपीयर होती हैं, कमिश्नर में प्रोसीड इन देयर एब्सेंस, उनके एब्सेंस में भी कमिश्नर जो अपने काम को आगे बढ़ा सकता है। 18A को देखते हैं यहाँ पे कि एप्लीकेशन ऑफ द ऑर्डर टू एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, ये क्या बात करता है, ये बताता है आपको कि प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डर शैल अप्लाई सो फार एज मे बी टू द प्रोसीडिंग्स इन एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री और द ऑर्डर। यानी कि जो न्यायालय ने डिक्री दे दी और जो ऑर्डर पास कर दिया, उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए ये प्रोविजन अप्लाई होंगे। 18B क्या कहता है कि कोर्ट टू फिक्स अ टाइम फॉर रिटर्न ऑफ कमीशन, कमीशन के लिए एक समय की सीमा भी निर्धारित करनी होगी न्यायालय को। The court issuing a commission shall fix a date on or before which the commission shall be returned to it after execution, and the date so fixed shall not be extended except where the court, for the reason to be recorded, is satisfied that there is sufficient cause for extending the date। और ये टाइम लिमिट जब तक नहीं बढ़ाई जाती, ये जो समय सीमा निर्धारित होती है, जिस तिथि तक इसको दिया जाता है, इसको नहीं बढ़ाया जाता जब तक कि न्यायालय को स्वयं ऐसा नहीं लगता है कि भाई ऐसा कारण बन रहा है कि जिसकी वजह से आपको तिथि आगे बढ़ानी होगी, आपको समय सीमा बढ़ानी होगी, और इसका एक सफिशिएंट कॉज है कोर्ट के पास, तभी वो समय सीमा बढ़ेगी, अदरवाइज नहीं बढ़ेगी। अभी हम बात करेंगे रूल 19 से 22। हम इनके डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि देखिए एग्जाम के लिए आपको सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट ही पढ़ना होता है। तो रूल 19 को देखिए, केस इन विच हाई कोर्ट में इशू अ कमीशन, ये उन केसेस की बात करता है कि जब हाई कोर्ट कमीशन को इशू कर सकता है। अगर हाई कोर्ट को लगता है कि कोई फॉरेन कोर्ट है और वो किसी विटनेस का एविडेंस चाहती है यहाँ पे, तो उस टाइम पर भी ये कर सकता है। हाई कोर्ट को लगता है कि ये सिविल नेचर का मैटर है, तब वो कमीशन इशू कर सकता है। और हाई कोर्ट को अगर ये सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि जो विटनेस है वो उसके लोकल लिमिट्स में रहता है, तब भी वो कमीशन इशू कर सकता है। ये रूल 19 है, आप अपने बेर एक्सेस को पढ़ सकते हैं। रूल 20, एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ कमीशन, यानी कि किस कमीशन की, देखिए रूल 20 जो बात कर रहा है, ये बात कर रहा है रूल 19 के ऊपर, ये दोनों ही एक दूसरे से इंटरलिंक है। यानी कि हाई कोर्ट कब कमीशन इशू करेगा, हाई कोर्ट की के अंदर ही एप्लीकेशन देनी है कि हाई कोर्ट जो कमीशन इशू करेगा वो कैसे करेगा भाई, या तो वो पार्टी जिस जो फॉरेन कोर्ट में पार्टी है जिसका मुकदमा वहाँ चल रहा है, वो उसकी एप्लीकेशन हाई कोर्ट के पास आती है, तब हाई कोर्ट इशू कर सकता है। ठीक है। या फिर कोई लॉ ऑफिसर है जो कि स्टेट गवर्नमेंट का, यानी कि गवर्नमेंट का जो प्लीडर है, एक्टिंग अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के आदेशों के अनुसार अगर कोई लॉ ऑफिसर है, वो अगर आपको कोई विधि अधिकारी के है, वो अगर आवेदन करता है तो उसके आवेदन के ऊपर भी हाई कोर्ट जो है कमीशन इशू कर सकता है। रूल 21 देखते हैं यहाँ पे कि टू हुम कमीशन में बी इशूड, कमीशन किसको इशू किया जाता है। देखिए 19 से लेकर 22 तक हाई कोर्ट की बात होगी।
और ये 19 से लेके 22 तक जो है हमारे रूल्स, ये बात करते हैं कमीशन इशूड एट द इंस्टेंस ऑफ द फॉरेन ट्रिब्यूनल्स, यानी कि जो फॉरेन ट्रिब्यूनल्स हैं, ठीक है, वो अगर कमीशन इशू कराना चाहती हैं, यहाँ पे किसी विटनेस को एग्जामिन करना चाहती हैं, तब हाई कोर्ट इशू करेगा। तो इसमें आपको रूल 19 में बता दिया कि किन केसेस में वो करेगा, रूल 20 में बता दिया किसकी एप्लीकेशन पे करेगा हाई कोर्ट, और रूल 21 बताता है किस व्यक्ति को वो कमीशन इशू किया जाएगा। ठीक है, ये जो है, जो लोकल लिमिट्स है जहाँ पे आपका विटनेस रिजाइड करता है, ठीक है, वहां पर जो कोर्ट को अगर जो भी व्यक्ति उचित लगता है वो उस व्यक्ति को कमीशन इशू कर सकता है। रूल 22, इशू एग्जीक्यूशन एंड रिटर्न ऑफ कमीशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ द एविडेंस ऑफ द फोन कोर्ट। जो नियम 22 है, ये आपका बात करता है कि जो कमीशन इशू किया गया है रूल 19 के हिसाब से, उसका एग्जीक्यूशन क्या होगा, विटनेस को एग्जामिन करने के बाद जो एविडेंस है वो फोन कोर्ट तक कैसे पहुंचाए जाएंगे, ये आपका रूल 22 बात करता है। तो आज हमने यहाँ पे देखा कमीशंस के बारे में। इंसिडेंटल प्रोसीडिंग का जो हमारा टॉपिक था वो यहाँ पे आज खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें। कमीशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हमने कई पार्ट्स में डिवाइड करके बनाया है। तो इसके बाद फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरप्रेटर सूट के बारे में। तो जुड़े रहिए एमके लीगल शिक्षा के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। है